तो ये है सेकंड पार्ट बैटमैन वेनम कॉमिक्स का। पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सो विदाउट फर्दर अडू, Let's do this. एक मिस्टीरियस इंसान जिसने एक हैट और ट्रेंच कोट पहना था, बिना ज्यादा एफर्ट किए दरवाजा तोड़ के रूम में एंटर करता है। इस इंसान का फेस नहीं दिख रहा था। दरवाजा तोड़ना आसान था। इसके बाद मुझे 2 क्रिमिनल्स मिले, उन्हें निपटाना भी आसान था। इसके बाद जो तीसरा क्रिमिनल था वो मुझे बिना पूछे ही सब कुछ बताने वाला था, पर इतनी आसानी से बिना सजा दिए उसे कैसे छोड़ देता। मेरे चेहरे पे हंसी देख के उसके अंदर डर भर गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गंदे तालाब में तेल फैलता है। मेरी आवाज उसे टूटे हुए कांच जैसी चुभ रही थी। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये रेडिएटर तुम्हारे किस किस छेद में फिट होगा। शायद तुम खुद ही बता सको। इस पे वो क्रिमिनल डरते हुए जवाब देता है, देखो तुम जो भी हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। वो मिस्टीरियस इंसान उस क्रिमिनल को और मारता है और फिर से पूछता है, वो कौन है? तुम्हारा कॉन्टेक्ट, तुम्हारा सप्लायर, जो घटिया इंसान तुम्हें ड्रग सप्लाई करता है। इस पे वो क्रिमिनल उससे कहता है उस सप्लायर का नाम विली है। वो एक लंबा चौड़ा इंसान है जो स्लिक्स कार सर्विस में तुम्हें मिल जाएगा। वो मिस्टीरियस इंसान इस क्रिमिनल को दीवार पे मारते हुए कहता है, विली को मैं 6 घंटे पहले हॉस्पिटल में पहुंचा चुका हूँ और ये करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ड्रग एडिक्ट से नफरत है। वो दर्द में तड़प रहा था और उसे इस हालत में देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। आई वॉज एंजॉइंग इट, इतना एंजॉय कि मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये मिस्टीरियस हैट और ट्रेंच कोट वाला इंसान ब्रूस वेन था। वो अपनी स्टोरी एल्फ्रेड को सुना रहा था। उन पिल्स को लेने के बाद ब्रूस काफी बदल गया था। वो बैट सूट भी नहीं पहनता था और क्रिमिनल्स को दर्द पहुंचाना एंजॉय करता था। उसकी स्टोरी सुनकर एल्फ्रेड उससे पूछता है कि ये सब करने का क्या मतलब है। इस पे ब्रूस कहता है, डर एल्फ्रेड, मैं उनमें डर पैदा करना चाहता हूँ। एल्फ्रेड कहता है, अच्छा, बावजूद इसके कि इन लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया है? कोई क्राइम नहीं किया है? उस होटल में हर एक इंसान का क्रिमिनल रिकॉर्ड तुमसे भी लंबा है एल्फ्रेड। इस पे एल्फ्रेड कहता है, हाँ, और वो उसकी सजा भी काट चुके हैं, पर हाल ही में उनमें से किसी ने भी कोई क्राइम नहीं किया है। और मैं श्योर हूँ कि ये बात तुम्हें अच्छे से पता थी। जो भी हो एल्फ्रेड, वो लोग ठीक नहीं थे, मुझे बस ऐसा फील हुआ। अच्छा, तो ये सब एक फीलिंग की वजह से हुआ। खैर, आज ये बुक तुम्हारे लिए आई है। ये वही वॉल्यूम है जिसका तुम कुछ टाइम से इंतजार कर रहे थे। ब्रूस वर्कआउट कर रहा था। वो पहले बहुत भारी लगने वाली बारबेल अब वो आसानी से उठा पा रहा था। वो एल्फ्रेड से कहता है, इसे शेल्फ पे रख दो, मुझे टाइम मिलते ही मैं इसे पढ़ लूंगा। 690 पाउंड्स, नॉट बैड। हाँ, बहुत अच्छे। जब तुमने ये पिल्स लेना शुरू किया था तो तुमने बताया था कि वो पिल्स आर्टिफिशियली तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगी और तुम्हारा वर्कआउट वाला टाइम बच जाएगा, और उस बचे हुए टाइम को तुम जिम की जगह बुक्स में लगाओगे और एक्सपेरिमेंट्स करोगे। पर तुम 3 महीने से इन पिल्स को ले रहे हो और इस दौरान तुमने एक भी बुक या न्यूज़पेपर को हाथ नहीं लगाया है। इस पर ब्रूस बारबेल नीचे रखता है। वो एक की जगह 2 पिल्स लेता है और कहता है, शायद अब मुझे इस सब की जरूरत ही नहीं है एल्फ्रेड। क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है? नहीं ब्रूस, पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या सोचा है, और वो ये है कि तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए कि तुम्हें जो कोई भी क्रिमिनल्स को लेकर इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका इसके पीछे क्या मोटिव है। ब्रूस अभी भी वर्कआउट कर रहा था और वो एल्फ्रेड से कहता है, तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं बन रहा। इस पे एल्फ्रेड उसे बैट सूट दिखाते हुए कहता है, तुम जब भी मिशंस पे निकलते थे तो ये पहनकर निकलते थे, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम अब इसे यूज क्यों नहीं करते? इस पे ब्रूस कहता है, मुझे नहीं पता, अब ये पहना उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता। एल्फ्रेड बैट सूट वापस रखते हुए कहता है, हाँ, ये एक जवाब है, बट इसका एक और जवाब ये है कि रिसेंटली जिस तरह तुम्हारा बिहेवियर रहा है, शायद उस वजह से तुम्हें ये पहनने में शर्म महसूस होती है। ब्रूस अभी भी वर्कआउट कर रहा था, बट एल्फ्रेड की बात सुनकर उसके चेहरे पे थोड़ा गुस्सा दिख रहा था। मुझे किसी बात पर शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं है, और ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो। और अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है तो शायद तुम भी उन लोगों में से एक हो। किन लोगों में से एक ब्रूस? उन्हीं कमजोर और कंप्लेंट करने वाले लोगों में से, जिन लोगों ने शहर को एक गटर बनने दिया। जो लोग वो काम करने से डरते हैं जिसे करना जरूरी होता है। ये सुनकर एल्फ्रेड वहां से जाने लगता है और ब्रूस उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तुमसे कहीं दूर। हाँ, शायद यही सही रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं ब्रूस बैट सूट पहनता है। शर्म? किस बात की शर्म? मैं उसे दिखा दूंगा। शायद मैं उससे थोड़ा रफली पेश आया। बैटमैन इसके बाद रैंडोल्फ के पास पहुंच जाता है। तुम्हें देखकर खुशी हुई बैटमैन? बैटमैन उससे और पिल्स मांगने लगता है। हाँ बिल्कुल, पिल्स हैं, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ तुम किसी से मिलो। यह है जनरल टिमोथी एस्टन स्लेक्रॉफ्ट। तो तुम एक अमेरिकन जनरल हो? इस पर जनरल कहता है, रिटायर्ड जनरल, यूएस आर्मी, लगभग 40 साल काम किया है। गुड टू मीट यू। और अब वो पिल्स डॉक्टर पोर्टर? हाँ बस अभी लेकर आता हूँ, बट उससे पहले जनरल तुम्हें कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ये सुनते ही जनरल बैटमैन से कहता है, एक प्राइवेट ग्रुप ने मुझे एक प्रोजेक्ट में एज अ कंसल्टेंट हायर किया है। ये प्रोजेक्ट कंट्री की सिक्योरिटी को लेकर है।
और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसका पार्ट बनो। मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा जनरल। नाउ डॉक्टर पोर्टर। बैटमैन डॉक्टर को घूरता है। तभी डॉक्टर उसे एक छोटा सा बैग देता है। डॉक्टर, इसमें बस 4 पिल्स हैं। ओह हाँ, मैं थोड़ा बिजी था बैटमैन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम कुछ दिनों बाद आकर और पिल्स ले सकते हो। नो प्रॉब्लम। इसके अलावा तुम्हारे पास मेरे लिए कोई इन्फॉर्मेशन है? इस पर डॉक्टर बैटमैन से कहता है, फिलहाल तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुम्हें क्रिमिनल्स को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें पेस्ट्री और ब्रू की खबर लेने जाता हूँ, वही क्रिमिनल्स जो तुम्हें लूटने आए थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि बैटमैन को क्रिमिनल्स की इन्फॉर्मेशन डॉक्टर पोर्टर से मिल रही थी। बैटमैन वहां से जाने ही लगा था, बट तभी उसे सीसी का डूबता हुआ चेहरा याद आया। वो डॉक्टर की तरफ मुड़ता है। सीसी के किडनैपर्स बेल पे बाहर आ गए हैं। इस पे डॉक्टर बैटमैन से कहता है, उन्हें भूल जाओ, तुम्हारे पास इससे ज्यादा जरूरी और काम होंगे। श्योर डॉक्टर। ये कहते ही बैटमैन वहां से चला जाता है। देखा जनरल, बैटमैन कितना डर लग रहा था और वो पिल्स पाने के लिए कितना उतावला हो रहा था। बस एक और हफ्ता, उसके बाद बैटमैन हमारी मुट्ठी में होगा। पर फिलहाल हमारे सामने 2 प्रॉब्लम्स हैं, जिनका नाम है पेस्ट्री और ब्रू। अगर बैटमैन को पता चल गया कि जो मैं उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो इन दोनों से ही मुझे मिल रही है, तभी जनरल डॉक्टर की बात काटते हुए बोलता है, और ये भी कि तुम बैटमैन का यूज कर रहे हो पेस्ट्री और ब्रू का कंपटीशन खत्म करने के लिए, और तुम उनके साथ बिजनेस भी कर रहे हो। इस पर डॉक्टर कहता है, एग्जैक्टली जनरल, अब जब तुम मेरे एक्सपेरिमेंट्स को फाइनेंस कर ही रहे हो, मुझे पेस्ट्री और ब्रू की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जनरल फोन उठाता है और कहता है, मिलिट्री में एक पुरानी कहावत है, अपने साथ कभी भी फालतू बोझ मत रखो, उन दोनों का ख्याल मैं रख लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं बैटमैन उस बिल्डिंग से बाहर आ गया था, बट तभी पास की कुछ झाड़ियों से आवाज आती है। बैटमैन उस डायरेक्शन की तरफ जंप करता है और वहाँ जो खड़ा था उसे दबोच लेता है। तुम्हारे पास 3 सेकंड है ये बताने के लिए कि तुम कौन हो, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर अलग कर लूं। घबराई हुई आवाज में वो इंसान कहता है, मैं टिमी हूँ, टिमी स्लेक्रॉफ्ट, और मैं अपने डैड का वेट कर रहा हूँ। जनरल स्लेक्रॉफ्ट तुम्हारे डैड हैं? चेहरा मिलता जुलता है। तुम्हारे लिए एक सलाह है टिमी, तुम्हें इस तरह से अंधेरे में नहीं मंडराना चाहिए। टिमी के बात करने का तरीका थोड़ा अनयूजुअल सा था। वो थोड़ा स्लो और क्लमजी तरीके से बात करते हुए बैटमैन से कहता है, मेरे डैड नहीं चाहते कि लोग मुझे देखें, तभी मैं अंधेरे में रहता हूँ, अंधेरे में छुपता हूँ। तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो तुम में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। ये कहते ही बैटमैन रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। सुबह होने से पहले बैटमैन को एक और जगह जाना था, एक ऐसी जगह जो उसे अवॉइड करने के लिए कहा गया था, बट बैटमैन तो बैटमैन है एंड नोबडी टेल्स बैटमैन व्हाट टू डू। बैटमैन एक बिल्डिंग की स्टेयर्स चढ़ रहा था कि तभी उसे गन शॉट्स की आवाज आती है। वो तेजी से आवाज को फॉलो करता है और उस रूम का दरवाजा तोड़ देता है जहाँ से आवाज आई थी। अंदर पेस्ट्री और ब्रू की बॉडीज पड़ी थी। रूम की विंडो से बैटमैन को किसी के भागने की आवाज आती है। वो विंडो से देखता है तो 2 लोग एक कार की तरफ भाग रहे थे। उन्हें पकड़ने का तो कोई रास्ता नहीं था, बट शायद उन्हें रोकने के बारे में कुछ हो सकता था। बैटमैन रूम में रखे हुए एक बहुत ही बड़े रेफ्रिजरेटर को उठाने लगता है। उसका वेट काफी ज्यादा था। उसे उठाने की वजह से बैटमैन की मसल्स इतनी फ्लेक्स कर रही थी कि उसका बैटसूट जगह जगह से फटने लगा था। इसके बाद वो रेफ्रिजरेटर उठा के उस रूम की दीवार के आर पार कर लेता है और वो जाके गिरता है उस कार के ऊपर और एक छोटे एक्सप्लोजन की आवाज आती है, जिसके बाद कुछ टाइम के लिए सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। फिर वहाँ किसी के भागते हुए कदमों की आवाज आती है। बैटमैन कार के पास पहुंच गया था। वो कार के टूटे हुए पार्ट्स को हटाता है और अंदर से उन गन शॉट्स फायर करने वालों में से एक को बाहर खींचता है और जोर से उठा के पटक देता है। बैटमैन के चेहरे पे फिर से वो इविल स्माइल आ गई थी और उसी इविल एक्सप्रेशन के साथ बैटमैन कहता है, तुमने उन कमीनों को क्यों मारा था ये तो तुम मुझे जरूर बताओगे, पर उससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ देर खेलूंगा और तुम्हें बहुत दर्द होगा। मैं कुछ हड्डियां तोड़ूंगा और तुम्हें तड़पते हुए देखूंगा। तभी कोई जोर से चिल्लाता है, ध्यान से बैटमैन। बैटमैन मुड़ के देखता है। उसे एक गन का बैरल चमकता हुआ दिखता है। इससे पहले कि बैटमैन रिएक्ट कर पाता, वो दूसरा क्रिमिनल जो क्रैश हुई कार में पड़ा था वो गोलियां चला देता है, बट बैटमैन बाल बाल बचता है और वो गोलियां उस पहले क्रिमिनल को लगती है। उसे अभी भी बैटमैन ने पकड़ के रखा था। बैटमैन उस क्रिमिनल की जान जाते हुए फील कर सकता था क्योंकि उसकी बॉडी एकदम स्टिल हो गई थी। और तभी तेजी से कुछ और गोलियां चलती है। पास ही से एक गाड़ी गुजर रही थी और ये गोलियां उससे चल रही थी। इन गोलियों का टारगेट था वो दूसरा क्रिमिनल जो क्रैश हुई गाड़ी में पड़ा हुआ था, और इसके साथ ही वो दूसरा क्रिमिनल भी मर जाता है और वो कार जिससे गोलियां चली थी वो गौतम की अंधेरी रात में गायब हो जाती है। बैटमैन के पास कोई आंसर्स नहीं थे और उसे इन्फॉर्मेशन मिलने से पहले वो दोनों क्रिमिनल्स मर चुके थे। गन शॉट्स की आवाज सुनकर पुलिस भी एक्टिव हो चुकी थी और कुछ दूरी से सायरन की आवाजें आने लगी थी। बैटमैन पुलिस के सवालों के जवाब नहीं देना चाहता था, वो दे भी नहीं सकता था क्योंकि सब कुछ अचानक से हुआ था और उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। बैटमैन वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कैप्टन जिम गॉर्डन को पुलिस स्टेशन में। वो अपने जूनियर ऑफिसर से कहता है,
इनके फिंगरप्रिंट्स पुलिस रिकॉर्ड्स में नहीं मिल रहे हैं, इन्हें मिलिट्री रिकॉर्ड सेंटर भेज दो, शायद वहां से कुछ मिल जाए। और लैब वालों से कहो कि मुझे उस कार के बारे में जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और हाँ, मुझे वो बैलिस्टिक्स रिपोर्ट भी चाहिए। उस रिपोर्ट में मैं भी इंटरेस्टेड हूँ कैप्टन। बैटमैन पुलिस स्टेशन में आ चुका था। गॉर्डन सिगार जलाते हुए कहता है, मैं सोच ही रहा था कि तुम कब आओगे भी या नहीं। 3 महीनों से तुम्हारा कोई पता नहीं है, कहीं वेकेशन पे गए थे? तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए। रिसर्च के अकॉर्डिंग निकोटीन हीरोइन जितना एडिक्टिव होता है। हाँ पता है, और इससे एम्फेसिमा और दिल की बीमारी भी होती है, गंदी बदबू आती है, ब्ला ब्ला। कुछ ऐसा बताओ जो मुझे पता ना हो। वो इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या नहीं पता। गॉर्डन काफी सीरियस होकर बैटमैन की तरफ देखता है। मुझे ये नहीं पता कि वो कौन है जो बिना क्राइम के एक्स क्रिमिनल्स के सर फोड़ रहा है। वो हैट और ट्रेंच कोट में घूमता है, मुझे इस बारे में बताओ। बैटमैन गॉर्डन से नजरें हटाते हुए कहता है, नो कॉमेंट। तुम थोड़े अलग दिख रहे हो, बल्कि और ज्यादा मस्कुलर। डाइट चेंज करने की वजह से। जिम, तुम्हारी फैमिली कैसी है? बारबरा और बच्चे कैसे हैं? तुमने उनके बारे में आज से पहले कभी नहीं पूछा, और मैं चाहता हूँ आगे भी ऐसा ही रहे। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच बस काम को लेकर बातें हों। श्योर, मैं तुम्हें बैलिस्टिक रिपोर्ट को लेकर कॉल करूंगा। ये कहते ही बैटमैन वहां से निकल जाता है। गॉर्डन को लग रहा था कि अगर उसके और बैटमैन के बीच काम के अलावा कोई और बात होगी तो उसका ध्यान बैटमैन और उसकी आइडेंटिटी पे जाएगा, जिस वजह से दोनों के बीच चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। यूजुअली बैटमैन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखता है, बट जब से उसने पिल्स लेना शुरू किया था उसकी सेंसेस डल होती जा रही थी। वो पहले जितना शार्प नहीं था। कुछ तो गड़बड़ है। यूजुअली बैटमैन जब बिल्डिंग्स के छतों से ग्लाइड करता था तो उसे अच्छा फील होता था, वो एक अलग एनर्जी फील करता था, बट आज रात ऐसा नहीं था। आज उसे बिल्डिंग्स बस पत्थर और स्टील लग रही थी, और वो ग्लाइड करते हुए भी कुछ फील नहीं कर रहा था। इसके बाद हम पहुंचते हैं डॉक्टर रैंडोल्फ के घर, जहां हम देखते हैं डॉक्टर और जनरल कुछ बात कर रहे थे। जनरल डॉक्टर से कहता है, मेरे एक मिलिट्री कॉन्टैक्ट ने इन्फो दी है कि कोई गॉर्डन नाम का पुलिस कैप्टन मिलिट्री डेटाबेस से फिंगरप्रिंट्स को लेकर इंक्वायर कर रहा है, और उसने ये भी कहा कि गॉर्डन एक ऑनेस्ट ऑफिसर है जो ना तो इस केस से पीछे हटेगा और ना ही उसे खरीदा जा सकता है। ये सुनकर डॉक्टर पोर्टर टेंशन में आ जाता है और जनरल से पूछता है कि क्या ये उनके लिए एक बैड न्यूज है, जिस पे जनरल कहता है, एक्सट्रीमली बैड। कुछ टाइम में वो पता लगा लेगा कि वो दोनों लोग जो सड़क पे मर गए थे वो मेरे लिए काम करते थे। वो उनकी मूवमेंट्स को ट्रेस करेगा और एक दिन फिर ऐसा आएगा कि वो अरेस्ट वारंट लेकर मेरे सामने खड़ा होगा। ये सुन के डॉक्टर कहता है, पर गॉर्डन ये प्रूव नहीं कर पाएगा कि वो गोलियां तुमने चलाई थी, और अगर वो कर भी लेता है तो तुम कह सकते हो कि तुमने वो गोलियां बैटमैन की जान बचाने के लिए चलाई थी। जनरल रूम में एंग्शियसली इधर उधर घूम रहा था और वो डॉक्टर से कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डॉक्टर। बैटमैन से याद आया, क्या वो हमारे प्लान नेक्स्ट फेज के लिए रेडी है? ये सुनते ही डॉक्टर के चेहरे पे एक ईविल स्माइल आ जाती है और वो कहता है, वो मेरे जाल में फंस चुका है जनरल। इसके बाद हम देखते हैं एक थका हुआ बैटमैन बैट केव में पहुंचता है। वो एल्फ्रेड को ढूंढ रहा था, फिर उसे याद आता है कि एल्फ्रेड जा चुका है। उसे एल्फ्रेड की तरफ से एक नोट मिलता है जिसपे लिखा था कि एल्फ्रेड सब छोड़ के जा चुका है। ब्रूस के पास कोई नहीं था, ना कोई बात करने वाला और ना कोई सुनने वाला। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड और अकेला फील कर रहा था। वो वर्कआउट करने लगता है और उसके माइंड में एक बात आती है, कल रात जब वो गोलियां चली थी तो किसी ने जोर से चिल्ला के मुझे वार्न किया था, ध्यान से बैटमैन। मैंने कहीं तो वो आवाज सुनी है। ब्रूस अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालता है। उसे याद आता है कि वो आवाज टिमी की थी, जनरल का बेटा टिमी, पर वो था कहाँ और क्या कर रहा था। फिर एक और चीज बैटमैन को हिट करती है कि टिमी उस दूसरी कार में था जिस कार से गोलियां चली थी। बैटमैन वेट उठाने की कोशिश करता है पर नहीं उठा पाता। टिमी ने मेरी जान बचाई, पर क्यों? कार से गोलियां कौन चला रहा था? मुझे गोली लगने से पहले ही शूटर को गोली लग गई। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा। ये वेट मुझसे नहीं उठ रहा, 690 पाउंड्स, और मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, पर क्यों? और वो पिल्स कहाँ है? बैटमैन पिल्स ढूंढने लगता है, बट अब सभी पिल्स खत्म हो गई थी। पिल्स न मिलने का असर बैटमैन पे साफ दिख रहा था। पहले जब वो पिल्स ले रहा था तो वो आसानी से 690 पाउंड्स उठा पा रहा था, पर अब जब उसके पास पिल्स नहीं थी तो उनका असर खत्म हो रहा था और वो ये वेट नहीं उठा पा रहा था। वो क्लूज को भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। वो फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज था। पिल्स भी खत्म हो चुकी थी। सब उस डॉक्टर की गलती है। उसे मुझे ज्यादा पिल्स देनी चाहिए थी। उसे लगता है वो बच जाएगा। मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं एक फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से से भरा हुआ बैटमैन डॉक्टर पोर्टर के घर में दरवाजा तोड़ के एंटर करता है। वहाँ जनरल और डॉक्टर पोर्टर दोनों थे। जनरल बैटमैन से कहता है, कम इन, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। बैटमैन गुस्से से कहता है, मुझे वो अभी चाहिए। डॉक्टर उससे पूछता है, क्या चाहिए? तुम्हें पता है? पता तो है, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो पिल्स मुझे चाहिए। इस पे जनरल बैटमैन से कहता है, क्या तुम तैयार हो इन पिल्स को अर्न करने के लिए? अर्न करने से तुम्हारा क्या मतलब है जनरल? मैं और डॉक्टर पोर्टर साथ मिलके काम कर रहे हैं। इस काम में डॉक्टर पोर्टर का इंटरेस्ट साइंटिफिक है और मेरा इंटरेस्ट प्रैक्टिकल है। इस पे डॉक्टर पोर्टर कहता है,
हम एक स्पेशल लोगों का ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका पहला स्टेप है ये पिल्स, जिनके बिना तुम रह नहीं पा रहे हो। इस रिसर्च की फंडिंग का काम जनरल कर रहे हैं और तुम भी इस रिसर्च का हिस्सा हो बैटमैन। पर जनरल, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे एक छोटा ग्रुप जो इस कंट्री में भरे हुए कचरे को साफ करने का काम करेगा। चोरी करने वाले, नशा करने वाले धोखेबाज जो इस कंट्री को अंदर से खोखला कर रहे हैं। तुम समझ रहे हो मैं किन की बात कर रहा हूँ? हाँ, बैटमैन का सर तेजी से दर्द कर रहा था। वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। एक्सीलेंट, तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ये काम करने में। इस फोटो को देखो, क्या तुम इसे जानते हो? बैटमैन के फेस पे अजीब और कंफ्यूज सा एक्सप्रेशन था। जिम, पुलिस वाला जिम गॉर्डन, लेफ्टिनेंट या कैप्टन या जो भी, ये गॉर्डन है। क्लियरली बैटमैन बहुत कंफ्यूज था और उसका दिमाग सही से नहीं चल रहा था। वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहा था। वेरी गुड, अब हम जो तुम्हें काम देने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल और आसान सा है। तुम्हें बस इसे जान से मारना है, अंडरस्टैंड? बैटमैन उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, नो प्रॉब्लम। और इसी के साथ बैटमैन वेनम पार्ट 2 खत्म होता है। वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो डेफिनेटली पार्ट 3 आएगा। तो अच्छे रिस्पांस के लिए अगर आप चाहो तो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।